जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि 2 दिन जो है वीडियो लेट भी हो चुका है। ठंड की वजह से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। और आज बिल्कुल एक नया चैप्टर मैं तैयार आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। और ये जो चैप्टर होने वाला है ये चैप्टर 3 है, और ये अंतिम डोज सीरीज का जो वीडियो होने वाला है, पहला वीडियो होगा ये चैप्टर, इस चैप्टर के लिए है ना। जो आपका चैप्टर चलेगा आज, दो चर वाला रैखिक समीकरण योग में, है ना। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे उस चैप्टर को डील कर पाते हैं और ये एक्चुअल में है क्या। पहले इसका इंट्रो देखेंगे कि ये है क्या चैप्टर, और इसके बेसिक चीज़ों को पहले हम समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से और एक अनोखे अंदाज में, एकदम नए तरीके से आपको समझाते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा, चूंकि ये मैथ है तो थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा, और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए और इसमें सीखते रहिए। आइए, तो अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि दो चर है ना। दो चर में इसमें आ रहा है पहली बात की चर। चर मैंने आपको जब बहुपद पढ़ा रहा था तो उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि चर होता क्या है। तो वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। जैसे x हो गया, y हो गया। लेकिन इस चैप्टर में जैसा कि नाम है दो चर, ठीक है, तो दो गो चर आएगा और दोनों अलग अलग। अब दो चर का मतलब ऐसा आप ना समझे कि दोनों एक से एक होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये दो चर का होगा तो ये तो एक ही चर हो गया। दो चर का मतलब हो गया एक x होगा, एक y हो गया, ठीक है, या फिर u हो गया, एक v हो गया। ये सब दो चर है। ये इन सब यहाँ को बोलेंगे, यहाँ पे आप बोल पाइएगा कि यहाँ ये जो हो गया आपका, इसमें दो चर हो गया, ठीक है, दो चर हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी ये दो चर है। चर मतलब होता है आपका वेरिएबल, जिसका मान चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इन सब को आप बोलते हैं दो चर। लेकिन यहाँ पे जो आप बात करेंगे तो यहाँ पे दो चर नहीं है, एक चर है, ठीक है। चूंकि एक सिर्फ आया तो यहाँ पे एक चर हुआ, ठीक है। एक होता है तो इसको एक चर बोलते हैं, दो रहेगा अलग अलग तो इसको दो चर। यहाँ पे भी दो चर। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा दो चर वाला। पूरे चैप्टर का आप नाम अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें नाम आपको मिलेगा दो चर वाले। तो दो चर तो क्लियर हो गया। फिर बोला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण को भी हमने आपको बता दिया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रैखिक समीकरण में कोई भी, पहली बात समीकरण थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ना, समीकरण को समझ लेते हैं। जब आप उसको समझ लेंगे तो रैखिक भी समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। हालांकि रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद आप पढ़े होंगे बहुपद चैप्टर में, तो इसको भी समझना आसान है क्योंकि उसी से संबंधित है। तो पहले हम समीकरण ही आपको समझा देते हैं। देखिए, समीकरण क्या होता है ना, समीकरण मतलब इक्वेशन, है ना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। अब ये क्या चीज है, तो देखिए इक्वेशन क्या होता है ना कि कभी भी ये वाला चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, है ना, इसको कहते हैं बराबर या इक्वल का साइन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस चिन्ह को जब आप जानते हैं तो इसमें दो पक्ष बनता है ना, दो साइड होते हैं। इधर वाला जो है आपका ये लेफ्ट साइड होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में बायां, ठीक है, बायां पक्ष। और इधर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष। अच्छा, इंग्लिश में इसी को शॉर्ट में लिखते हैं बायां वाले को LHS। एल बोले तो लेफ्ट, एच बोले तो हैंड, एस का मतलब साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया बायां पक्ष। दायां पक्ष होता है RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो कभी भी बराबर चिन्ह के साथ कुछ राशि बायां पक्ष में दिया गया हो और कुछ राशि दायां पक्ष में दिया गया हो, तो ऐसा जो रूप दिखेगा, ठीक है, ऐसा जो रूप दिखेगा इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समीकरण, ठीक है। तो कुल मिला के बात, छोटा सा बात है, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि बराबर चिन्ह के साथ लिखी गई राशि को अगर हम समीकरण का परिभाषा लिखेंगे तो क्या, हालांकि परिभाषा कहीं पूछा नहीं जाता है ना, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए बात आप समझ सकते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो बराबर चिन्ह के साथ लिखी गई राशि को, बराबर चिन्ह चूंकि इसमें आना एकदम जरूरी है, तो बराबर चिन्ह के साथ लिखी गई राशि को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। छोटी सी बात है, बराबर चिन्ह के साथ लिखी गई राशि। अब बराबर चिन्ह के साथ कैसे लिखेंगे, कहने का अर्थ ये है, सॉरी, बराबर चिन्ह के साथ अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 3x
इज इक्वल टू 18। तो ये भी एक हमारा समीकरण है, ठीक है। ऐसा बहुत बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे 3x प्लस वाई इज 3x स्क्वायर ही ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20, ये भी समीकरण है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, तो देखिए बराबर चिन्ह के साथ आ रहा है तभी से हम समीकरण कह रहे हैं या कह पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से बराबर चिन्ह अगर हटा दिया जाए ना, बराबर चिन्ह हटा दिया जाए तो जाहिर है जब बराबर चिन्ह हटेगा तो इसका दाया पक्ष भी हट ही जाएगा, क्योंकि पक्ष तभी बनेगा जब ये चिन्ह आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो पक्ष तभी बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड तभी बनेगा जब ये इक्वल का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। अब जब बराबर ही मेरा नहीं है तो या तो ये दाया पक्ष का कोई राशि हो सकता है या बाया पक्ष का हो सकता है, दोनों इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप समीकरण नहीं बोलेंगे, इसे आप बहुपद में गिनती कर सकते हैं लेकिन समीकरण में गिनती नहीं कर सकते, या फिर बीजीय व्यंजक आप इसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समीकरण समझ में आया होगा। समीकरण है कुछ नहीं, दरअसल बराबर चिन्ह के साथ जब कुछ राशियों को लिखते हैं उसे ही हम समीकरण कहते हैं। तो समीकरण भी आपका क्लियर हो गया। अब चूंकि देखिए धीरे धीरे हम इस चैप्टर के गहराई में चलते हैं, है ना। पहले तो हम चैप्टर को ही समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तब जाके हमको पढ़ने में और पढ़ाने में भी मजा आएगा। देखिए अभी हमने समझा समीकरण को। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है रैखिक, ठीक है। अब ये रैखिक क्या होता है? रैखिक को इंग्लिश में बाबू बोलते हैं लीनियर, है ना। रैखिक को ही बोला जाता है लीनियर। अब देखिए समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात दरअसल रैखिक होता क्या है, तो ऐसा समीकरण जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x प्लस, चलिए पहले सिंपल लिखते हैं 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 18, ये पहला मेरा समीकरण हो गया। तो एक बात बताइए, क्या इस समीकरण को हम रैखिक बोल सकते हैं? तो देखिए सीधी सी बात ये है, रैखिक तभी बोला जाएगा जब इसमें जो चर आया है, चर यही है ना, उसका घात या एक्सपोनेंट या पावर कह लीजिए, उसका जो पावर होगा या घात होगा वो हमेशा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक अधिकतम पावर, ठीक है, अधिकतम पावर एक होना चाहिए, चाहे इसमें जितने भी चर आए। यहाँ तो एक ही वो चर आया ना, एक चर आया। अब जैसे कि एक मान लिया, इसको हमने ले लिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो क्या इसे हम रैखिक बोलेंगे? हाँ, इसे भी हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए चौर है उसका घात एक, यहाँ भी चौर है उसका भी घात अधिकतम एक है, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण है। तो इसे आप क्लियर कर लिए, है ना। चाहे वो एक चर हो, दो चर हो या तीन चर भी ले सकते हैं इसमें, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 5z, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हम ले लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा। तो क्या इसे हम रैखिक बोलेंगे? हाँ, क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात एक है, जिसके कारण ये भी हमारा रैखिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर लगा दिए, बाकी में एक एक छोड़ दिए, तो क्या इसको रैखिक कहिएगा? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, तो क्या अच्छा इसको क्या कहेंगे? इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि अधिकतम पावर कितना 2 है, इसलिए द्विघात। अच्छा, इसे क्या नाम दीजिएगा बताइए? ये रैखिक पहली बात तो है नहीं, क्योंकि अधिकतम पावर एक है नहीं। हाँ, अधिकतम पावर देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, नहीं 2 भी नहीं, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 है। तो इसे द्विघात भी नहीं कह सकते, रैखिक भी नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 3 है। अच्छा, यहाँ अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ये हमारा रैखिक है, ठीक है, ये हमारा रैखिक है, ये त्रिघात है, ये द्विघात है। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसमें पूछेगा कि बताइए ई वाला समीकरण में कै गो चर है जी? एगो है। इसमें कै गो चर है? 2 गो है। कैसे? x है, y है। अच्छा, इसमें कै गो चर है? तो इसमें 3 गो है, ठीक है। तो ये बात क्लियर। अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में और आ रहा है, बताइए 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब में बताइए कि कौन सा बहुपद नहीं, कौन सा समीकरण है, क्योंकि बराबर है तो समीकरण ही बोलेंगे, ठीक है। कौन सा समीकरण है? तो ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है। अच्छा, ये में पूछेगा कि बताइए चर कौन है? x है। कै गो है चर? एगो है। अब यहाँ पे जितना जगह दिख रहा है ना,
तो इस सब के लिए गिन के मत बोल दीजिएगा कि 1 2 3 वो चर हो गया, फिर हो जाएगा काम गड़बड़। सब तो एक से ना है, तो इसीलिए एक चर हुआ। और यहाँ पे देखिए अलग अलग था एक्स वाई जेड, तो यहाँ 3 चर हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 चर, यहाँ 1 था 1 चर, यहाँ भी 1 1 है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। तो हम धीरे धीरे अभी गहराई में पहुंच रहे हैं। देखिए तो अभी हुआ रैखिक समीकरण, रैखिक जिसमें अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो यही है आपका, बाकी ये सब कोई नहीं है रैखिक, ठीक है। और समीकरण भी है क्योंकि बराबर चिन्ह के साथ बना हुआ है। अधिकतम घात 1 बराबर चिन्ह होना चाहिए और 2 पक्ष बनने चाहिए, तो रैखिक समीकरण। चलिए, लेकिन इतना ही पे अभी ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो जाता है। टॉपिक का जो नाम है सिर्फ उसको हम अभी क्लियरिफाई कर रहे हैं आपका। तो ये नाम अभी इतना ही पे खत्म नहीं हो गया। नाम को थोड़ा सा आप चेक करेंगे ना, तो उसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है, और उस शब्द क्या है? युग्म, ठीक है। रैखिक समीकरण, समीकरण आप समझ लिए, समीकरण मतलब इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अगला है हमारा युग्म, ठीक है। युग्म, युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, ठीक है। अब ये क्या चीज होता है? रैखिक हो गया, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, समीकरण इसमें बराबर चिन्ह आना चाहिए। युग्म क्या होता है? तो युग्म का मतलब ये भी हो गया, युग्म का मतलब पेयर। अब पेयर देखिए, युग्म पेयर या फिर इसी को आम भाषा में बोलते हैं जोड़ा, है ना। चप्पल खरीदते हैं ना, तो उसको ऐसा थोड़े दुकानदार के पास गए और डब्बा खोल के एगो निकाल लिया, एगो दे दिया दुकानदार को, ऐसा थोड़ी होता है। जब भी लेते हैं तो दोनों लेते हैं, है ना, दायां पैर का बायां पैर का। तो 2 गो चप्पल नहीं हुआ, वो है बेशक गिनती में 2 गो है, लेकिन वो एक जोड़ा बोलेंगे, ठीक है। हमेशा सेम समान चीजों को जो आपका एक जैसा होगा, वैसे में अगर 2 गो है तो उसको एक जोड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हाथ, दोनों तो हाथ ही है, लेकिन कितने जोड़े हैं भाई? एक जोड़े हैं, ठीक है। कितने युग्म है? एक युग्म है, ठीक है। तो ये बातें हैं। हाँ, शादीशुदा देखते हैं दंपति, उसको भी जोड़ा ही बोला जाता है, एक दूल्हा एक दुल्हन, वो भी जोड़ा है। तो कई गो जोड़ा? 2 गो थोड़ी हुआ, एगो दूल्हा को अलग दुल्हन को अलग गिनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो दोनों एक के हो गया, है ना। तो मतलब एक जोड़ा, एक युग्म, है ना। तो युग्म मतलब जोड़ा, सीधी सी बात है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम पूरा नाम अगर लिखें आपका, तो देखिए पूरा नाम हो गया आपका रैखिक समीकरण। समीकरण इधर से होता है, इधर से। चलिए, हिंदी में थोड़ा सा कमजोर है ना, इतना स्पेलिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। हाँ ठीक है, समीकरण इधर से ही होगा। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक हो गया आपका जो एक घात वाला होगा, समीकरण इसमें दोनों पक्ष बनने चाहिए, युग्म आपका हो गया पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो अब इतना आप समझ गए हैं तो आपको क्लियर। हाँ, थोड़ा सा आपको एक चीज इसमें और बताते हैं ये वाले कंडीशन में। जैसे देखिए 3x + 4y, 2 गो इसमें आया ना जी, चढ़। अच्छा हाँ, पूरा नाम तो हम लिखवे नहीं किए ना, 2 चढ़ वाला है ना, यहाँ पे इसका नाम है, पूरा नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर, 2 चर वाला, 2 गो चर आया इसमें। अच्छा, रैखिक है, रैखिक है। अब इसको समीकरण बनाना है, बराबर का साइन दीजिए, समीकरण बनाना। अच्छा, इधर में कुछ नहीं है तो 0 हम भर देते हैं फिलहाल, कोई नंबर भी कभी कभी हो सकता है कि दे दे। युग्म, तो ये बताइए समीकरण ही तो अकेले ना है, एक ही बना है, तो ऐसा समीकरण ये वो नहीं होगा, 2 होना चाहिए तब ना उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x - 3y से, चलिए 3 लिख दिए। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गए ना, तो इस देखिए एक क्वेश्चन में, एक प्रश्न में इस तरह से 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इसे ही हम बोलेंगे, देखिए 2 चर xy, 2 चर हुआ। अच्छा, रैखिक है, दोनों रैखिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एगो त्रिघात एगो द्विघात, ऐसा नहीं, दोनों रैखिक होना चाहिए, दोनों आपका रैखिक है। समीकरण है, युग्म में है, मतलब कि जोड़ा में है, ठीक है, मतलब 2 गो समीकरण होना चाहिए। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं, बस ये जो चैप्टर का नाम है उस नाम को हमने बस क्लियर किया है। अब धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर
है ना। इसमें जो पढ़ना है चीजें, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको अब बताते हैं। चलिए, तो आपको क्लास अगर देखने में मजा आ रहा है तो लाइक करते चलिए, है ना। और जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। आपका तो हो ही रहा है, उन्हें भी आप शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल को, पहली बार आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि जो भी मतलब हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी कर सकें। तो चलिए, अब थोड़ा सा हम इसके चैप्टर की गहराई की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर में सबसे पहला चीज ये पूछेगा ना कि अगर मान लिया जाए कि एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण यहाँ युग्म में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक चर वाला होगा, ठीक है। देखिए होगा क्या, एक चर वाला एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, ये बात है। मामला ये है कि यहाँ पे समीकरण कैगो है, एगो, ठीक है, एक रैखिक समीकरण देगा। और चर इसमें पूछेगा कि चर कैगो होगा जी, एगो होगा, तो उसका बोलेगा ना कि हल कैगो निकलेगा। अच्छा, हल क्या होता है, हल का मतलब x का मान हो गया, ठीक है, y का मान हो गया, इसको बोलते हैं हल, या उसी को बोलते हैं उसका मूल, ठीक है। इंग्लिश में रूट भी बोलते हैं कि बताइए क्या उसका मूल निकलेगा, कै वो हल निकलेगा। लेकिन समीकरण कै वो है, एगो, चर उसमें कै वो है, एगो। अब इसका थोड़ा सा हम रूप आपको दिखाते हैं। जैसा इसका सामान्य जो रूप होता है या व्यापक रूप बोल लीजिए, सामान्य रूप, जनरल जो उसका फॉर्म होता है, तो इसी को व्यापक रूप भी बोला जाता है। वो कैसा दिखेगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा। अब बोलेगा कि इसका हल जो होगा वो निकलेगा, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले देखिए, हल जो इसका निकलेगा ना, उसका जो हल होगा, हल का मतलब x का मान, ठीक है, पहली बात आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे देखिए a और b क्या है, a और b। अच्छा, हल के लिए दो कंडीशन है। पहला शर्त बोलेगा ना, पहले तो आप ये जान लीजिए a और b वास्तविक संख्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देते हैं, चलिए, जहां a तथा b वास्तविक संख्या है, ठीक है, एवं x क्या है, अच्छा x चर है, अचर नहीं बोलते, ठीक है, x चर है। वास्तविक संख्या मतलब क्या, अचर बोलिए, ठीक है। ए और बी वास्तविक संख्या, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं, इसी का नाम अचर भी है भाई, अचर भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स हमारा चर हो गया, तो इसी का मान निकालना होगा आपको। तो इसमें दो कंडीशन है, मैं कहेगा ना कि बताइए वास्तविक संख्या पर, वास्तविक संख्या पर हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या, हालांकि इसमें देखिए, इसमें एक वो कंडीशन रहेगा, इसमें दो कंडीशन नहीं रहेगा। दो चर होता ना तो उसमें दो कंडीशन बनता, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो हल आपसे पूछेगा कि बताइए हलों की संख्या, हलों की संख्या बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिए, उसमें जो गड़बड़ हो गया वो चीज अभी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि एक ही चर है इसमें, ठीक है। तो बोलेगा कि हलों की संख्या बताइए, इसमें कै गो निकलेगा, तो हलों की संख्या इसमें एक निकलेगा, ठीक है, एगो हल निकलेगा, मतलब एगो मान निकलेगा। अब एगो मान जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा भाई, तो x का जो मान निकलेगा ना, तो देखिए इस b को उठा के ले चलिए, तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ये गुना कर रहा है तो होने जाएगा भाग, भाग का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। तो इसका जो हल निकलेगा ना, ऐसा कुछ निकलेगा, यही है हमारा हल, ठीक है, या x का मान बोलिए। ये किसके लिए हुआ, एक चर वाला के लिए, कै गो निकलेगा, एगो निकलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो हल निकलते हैं एगो निकलता है, और कैसा निकलता है, तो यही माइनस बी बाई ए के रूप का निकलेगा, यही है इसका हल। अब एक एग्जाम्पल पे समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 3x माइनस 2, देखिए माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना,
चलिए 9 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 10 ले लेते हैं, 9 में थोड़ा कटेगा नहीं। अभी यहाँ देखिए x का मान यहाँ से निकलेगा, बोलेगा कि हल इतना का, यहाँ हम लिख देते हैं इतना का हल निकाले, ठीक है। ये है प्रश्न, कैसे निकालेंगे? सीधा है, एक हल निकालने का मतलब क्या, x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3x इधर ही रहने दीजिए, इस -2 को उठा के उधर ले चलेंगे ना, उठा के उधर पटकिए, तो जब पटकेंगे उन्हें तो ये माइनस में है, तो ये जाके उन्हें प्लस में हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 10 गुआ 2 12 गुना हुआ, इधर 3x हो जाएगा, और 3 इधर गुना कर रहा है तो उन्हें जाके भाग करेगा, तो x = 12/3, और 3 से काट दीजिए 4, यही है x का मान, ठीक है। x का जो मान निकला वो कितना निकला भाई, 4, यही हमारा हो जाएगा हल। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हल = 4। तो इस तरीके से ये किसके लिए है, एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में सीधा देखिए, इतना ज्यादा जो है ना आपसे नहीं पूछेगा, सीधे बात बोलेगा ना कि बताइए एक चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म है तो उसमें कितने हल निकलेंगे, एक हल निकलेगा, ठीक है। और उसका रूप याद रखिएगा, उसका रूप जो हल निकलेगा ना वो किस रूप में निकलेगा, तो -b/1 रूप में। देखिए एक तरह का फॉर्मूला भी है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ डायरेक्ट आप बता सकते थे। अब यहाँ हल निकालने के लिए बोला ना, तो x बराबर आप जानते हैं -b/a। तो देखिए माइनस फॉर्मूला में से ले लीजिए, b का मान देखिए लास्ट वाला होता है ना अंतिम जगह, यहाँ कितना है -2, यहाँ पे लिख देंगे -2। अच्छा a का मान तो शुरू में होता है x के गुना में, कितना है 3। आओ कुछ गड़बड़ा दिए, हाँ गड़बड़ा दिए है। देखिए क्या गड़बड़ाया है सुनिए, देखिए इससे आपको समझने को मिलेगा, सीखने को। ये जो रूप है इधर में 0 ना है, हमने यहाँ पे कितना लिया है 10, तो सबसे पहले ना उसको इधर लाएंगे, इसके रूप में पहले बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ फार्मूला अभी नहीं लाएंगे, उसके रूप में हमको लाना होगा तभी फार्मूला लगेगा। जैसे देखिए 3x - 2 = 10 है, तो 10 को इधर ले आएंगे तब ना 0 उधर होगा, तो 3x - 2 ये आ जाएगा तो -10 = 0। अभी हो जाएगा कितना 3x, दोनों माइनस में तो जुट गया, कितना -12 = 0, ठीक है। हाँ सही जा रहा है। अब देखिए अब यहाँ आप इस रूप में आ गया, देखिए यहाँ पे 0 आ गया आपका, =0 हो गया, तो 3x - 12 = 0 इस रूप में बन गया। तो यहाँ से आपका आप देख सकते हैं a का मान 3 और b का मान कितना हो गया -12। अब डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिए, x का मान निकालने वाला -b/a, ठीक है। तो अब इसके अनुसार फार्मूला के अनुसार देखिए माइनस, अब b का मान भी कितना है -12, और a का मान मांगा जा रहा है तो a यहाँ से ले लेंगे 3, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ दिखेगा, चलिए यहाँ बना देते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस 12/3, ये x का मान 3 से काटिएगा तो 4, x = 4। यहाँ से भी फॉर्मूले यूज करके भी निकला डायरेक्ट। तो हमको लगता है ना, देखिए आप डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा है, फार्मूला इतना लंबा चौड़ा पहले उसको इस रूप में ले आइए सेटिंग करके तब फार्मूला लगाइए, इससे अच्छा है कि हमारा डायरेक्ट ठीक है ना। तो इस वाले से आप बना सकते हैं, बनाने के लिए वैसे भी बन जाएगा। तो एक चर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, और एक समीकरण वाला में, एक समीकरण वाला में एक हल निकलता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में चल रहा है, तो देखिए इससे संबंधित कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। और इससे आपको मैं बता दूं कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली एकदम पूछा ही जाएगा आपसे। ये बहुत ही वीवीआई होने वाला है, बहुत ही जरूरी होने वाला है आपके लिए, इसीलिए इसको आप एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये छूट गया तो ये चैप्टर का समझिए सब कुछ छूट गया, और इसको अगर आप नहीं समझे तो समझिए आपका 5 से 7 नंबर खत्म हो गया। इसलिए इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए चूंकि हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको हम सबसे पहले इसका रूप बता दें, वो कैसा दिखेगा। समीकरण दो को जो युग्म में देगा दो चर वाला, वो कैसा दिखेगा, तो दिखेगा ax + by + c, ठीक है, जहाँ a b c कोई ना कोई संख्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, और x y आपका क्या होगा, चर होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए डी ई एफ, दो को समीकरण होगा तभी ये युग्म बनेगा। क्योंकि ये युग्म की बात हो रही है तो एक समीकरण देके काम नहीं चलेगा, ठीक, एक समीकरण तो देगा ही नहीं, जब भी देगा दो को समीकरण देगा, क्योंकि ये युग्म की बात है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये हो गया, ये एक हो गया। ऐसे देखिए या तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा या फिर इस कंडीशन में मिलेगा। देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दे देता है और कभी ऐसा भी देता है। हमने देखा था पिछले बार के एग्जाम में ना इस टाइप का भी दिया हुआ था, तो हम दोनों ही रूप लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। बाद में आप ये सोचें कि आप इस तरीके से पढ़े हैं, इस तरीके से नहीं पढ़े हैं, कैसे बनेगा, तो ये चीज दिमाग में आपका जो है ना क्लियर रहेगा। तो देखिए है दोनों एक ही चीज, कोई अलग अलग चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, ये जो दिया गया कोई जो जो संख्या देगा उसको हमने बस नाम दे दिया A1 B1 C1। इसमें जो डी ई एफ है ना उसका हमने नाम दे दिया A2 B2 C2, है इसी चीज का, ठीक है। ये भी कोई ना कोई संख्या ही होगा। इसमें जो चर होगा आपका एक्स वाई, यहाँ भी जो चर होगा एक्स वाई, सेम ही चीज है, बस डिनोट किया गया है नाम से अलग अलग, ठीक है। तो देखिए रूप आपको क्लियर हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बोलेगा ना कि बताइए हल। अच्छा एक आप हल यहाँ पे देखिए, इसमें ना हल जो निकलेगा एक एक्स का मान निकलेगा और एक वाई का मान निकलेगा। तो आपको क्या लगता है ये दोनों को मिला के एक बोलेंगे या दो बोलेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे? तो ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के एक ही बोलेंगे, है ना, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो एक्स वाई एक साथ इसका मान जो भी निकलेगा, एक्स और वाई का मान, जैसे 3 निकल गया 4 निकल गया, तो ऐसा हम लिख देंगे हल। तो ये हल जो है ना गिनती में एक लेंगे, ये एक हल कहलाएगा। तो ये जो दो समीकरण जो दिए गए हैं, युग्म में जो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण, आपको क्या लगता है इसका एक ही हल निकलेगा या एक से ज्यादा निकलेगा या कोई हल नहीं निकलेगा? तो देखिए ये तीनों कंडीशन हो सकता है। रैखिक समीकरण वाला आप जो देखे जिसमें एक चर था उसका मात्र एक ही हल निकल रहा था, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है कि एक ही को हल निकलेगा। हाँ कभी कभी हो सकता है कि एक ही हल निकले, कभी हो सकता है कि कोई हल भी ना निकले। अब कभी ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हल निकले, जैसे यहाँ पे एक हल निकला और भी इसके अलग हल निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या कंडीशन है, वो क्या क्या शर्तें हैं, कब हम जानेंगे कि इसका एक हल निकलेगा, कब एक से ज्यादा हल निकलेगा, तो वही शर्त को यहाँ पे पहले समझ लीजिए। देखिए जब आप रेशियो निकालेंगे ना एक्स के गुणांक का और वाई के गुणांक का, मतलब a बटा डी और b बटा ई, चाहे इधर में बोल लीजिए एक्स के गुणांक का माने एक्स के जो गुना वाला अंक है उसका रेशियो, माने उसको बट्टा में लेके देखिएगा a1 बटा a2, और वाई के गुणांक का माने वाई के गुना में जो अंक है ना उसका बट्टा करके देखिएगा। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2। देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2, चाहे अगर इस रूप में रहेगा तो a बटा d b बटा e, दोनों एक है। e भी x का गुणांक है, e भी x का गुणांक है, e भी y का गुणांक, e भी y का गुणांक। तो ऐसा गुणांक निकाल के आप देखिएगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ गुणांक, ठीक है, इसका वैल्यू जो आएगा कट कुट के चाहे जो भी हो इसके बराबर अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें हल की जो संख्या होगी ना केवल और केवल एक हल निकलेगा। जैसे वहां पे निकला था एक्स वाई का मान, हमने निकला नहीं माने मान लिया कि 3 और 4 किसी का आया, तो इस तरह से केवल एक आएगा, ठीक है, एक हल। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, एकदम खास, ठीक है। जैसे आप सभी अपने आप में खास हो, ठीक है, हर इंसान अपने आप में खास है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय, ठीक है। तो ये एकदम अनोखा होगा, अद्वितीय इसी को बोलते हैं, अनोखा, यूनिक, है ना, खास। तो ये चीजें हो गया। तो आप ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कि एक हल हो ऐसा आपको देगा ऑप्शन में, चाहे हो सकता है कि अद्वितीय हल हो, तो भी एक ही बात है भाई, अद्वितीय मतलब अनोखा। तो अनोखा दुनिया में तो एक ही होना होगा, तो उसी को लिखने का तरीका अद्वितीय लिखिए चाहे एक हल लिखिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए युग्म का क्या नाम देंगे, ये जो समीकरण दिख रहा है इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा ना। अगर मान लिया जाए कि ऐसा एक हल निकालने वाला दोनों समीकरण दिया गया, दो समीकरण युग्म दिया गया, ये जोड़ा दिया गया, इसका क्या नाम देंगे? अब संसार में देखिए बहुत सारा शादी विवाह होता है, जोड़ा बहुत सारा है, तो हर जोड़े का कुछ ना कुछ नाम है अपना पर्सनल, ठीक है, परिवार के हिसाब से, ठीक है। दास फैमिली का ये जोड़ा है भाई, है ना, मान लिया जाए और कोई कोई परिवार इस तरह के आप जानते होंगे, है ना, तो उस तरह के फैमिली के अनुसार जो है नाम दिया जाता है। तो उसका क्या नाम देंगे? ये जो समीकरण दिख रहा है तो अविरोधी युग्म, ठीक है, जिसमें एक हल निकलेगा। अच्छा इसका जब हम ग्राफ जब बनाएंगे ना, आलेख जब बनाएंगे ना, तो उसका जब आप तैयार कीजिएगा, जैसे ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, तो हर समीकरण के लिए अलग अलग लाइन खिंचाएगा। तो मान लिया कि
ये हो गया पहला समीकरण के लिए लाइन। और दूसरा समीकरण के लिए एक और लाइन खिंचाएगा तो वो इधर से आएगा। तो देखिए ये किसी एक बिंदु पे कटेगा, तो ये जब कट जाएगा ना तब प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पे कटा यही एक हल हुआ। ये इसी को हम कहते हैं, इसका ग्राफ क्या कहलाएगा, तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा एक हल वाले के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब तीनों बराबर हो जाए, मतलब कि x के गुना वाला का अनुपात y के गुना वाले का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, और ये जो आपका अंतिम पद जो अचर पद होता है उसका अनुपात, अगर तीनों बराबर हो गया, चाहे इस रूप में देखिए चाहे इस रूप में देखिए, तीनों बराबर हो जाता है, तो इस परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि इतना हल निकलेगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका क्या नाम दीजिएगा, तो इसका नाम देंगे आश्रित या संगत युग्म। ठीक है, आश्रित कह लीजिए चाहे संगत कह लीजिए, जब अनगिनत हल होगा तो आश्रित या फिर संगत। ठीक है, अच्छा इसका जो ग्राफ तैयार होगा, इसका जब आलेख खींचेंगे ना तो ये संपाती होगा, मतलब ये है, ये आपको पता है y y डैश बोलते हैं इसको, x x डैश बोलते हैं। तो ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इसका हम फिर से हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, या फिर इसी चैप्टर में कहीं आपको ना बता दे, है ना, ग्राफ समझाते समय। पहले यहाँ पे समझिएगा, ये वाला जो लाइन है इसको y अक्ष, ये वाला x अक्ष। अच्छा, संपाती का मतलब ये हुआ कि दो समीकरण है तो दोनों के लिए लाइन तो खींचना पड़ेगा, तो ई में हो गया पहला समीकरण के लिए लाइन, और दूसरा समीकरण का जो लाइन होगा ना वो भी इसी पे खींचा जाएगा, मैंने दोनों लाइन जो है ना एक एक पे हो गया सेम, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाता है। तो एक बात बताइए, एक दूसरे पे चढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन में बताइए कितना बिंदु होता है, आप जानते होंगे कि अनंत बिंदु होता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर हो गया तो इसका मतलब अनंत बिंदुओं को टच किया। इस वाले कंडीशन में एक ही बिंदु को क्रॉस कर रहा था, काट रहा था, यहाँ तो अनंत बिंदुओं को काटते हुए निकल गया ना, तो इसलिए इसका अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या देंगे, आश्रित युग्म या संगत युग्म। अच्छा, इसका आलेख कैसा बनेगा भाई, संपाती। हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर है ना, इसी को बोलते हैं संपाती। अच्छा, इसमें आ जाइए, अगर मान लिया जाए कि दुइये को बराबर हुआ, x के गुणांक और y का गुणांक, देखिए b बटा ई और a बटा डी, b बटा ई, ये दोनों बराबर हैं, अंतिम वाला बराबर नहीं हुआ c बटा f, ये बराबर नहीं हुआ, चाहे इस रूप में देखिए चाहे इस रूप में देखिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे काटना पड़ेगा, यहाँ हमने छोड़ दिया है, इसको काटना पड़ेगा, अंतिम पद बराबर नहीं होता है, मतलब अंतिम वाला का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसमें कई गो हल बताइए, कई गो हल, तो इसमें कोई हल नहीं। अच्छा, इसका क्या नाम, जब ऐसा कंडीशन वाला अगर युग्म रहेगा तो उसका क्या नाम देंगे, तो उसका देंगे अविरोधी या असंगत युग्म। कहीं अविरोधी नहीं, विरोधी है, विरोधी या असंगत युग्म। अच्छा, इसका जो आलेख बनेगा इसका, तो देखिए दो समीकरण है तो दोनों के लिए यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, लेकिन दोनों लाइन जो है ना तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा माने काटेगा, ना एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरेगा। ये दोनों जानते हैं अगल बगल से गुजर जाएगा और दोनों के बीच एकदम समान दूरी होगा, तो समान अंतर होगा, जिसके कारण इसका आलेख जो बनेगा समानांतर बनेगा। काटा ही नहीं तो हल ही नहीं बनेगा, जब तक काटेगा नहीं एक दूसरे को किसी बिंदु पे तो हल ही नहीं देगा। तो इस तरीके से जो समानांतर माने समान अंतर में एक दूसरे से निकल गया, इसको समानांतर, इसका आलेख मतलब समानांतर होगा। तो उम्मीद है इस तरह का कंडीशन रहेगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा। अच्छा, इसको विरोधी या असंगत युग्म, ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कोई हल नहीं होता है उस युग्म का क्या नाम है, विरोधी या असंगत। जिसमें अनगिनत हल होता है उसे आश्रित या संगत, जिसमें एक हल या अद्वितीय हल होता है उसे अविरोधी। अच्छा, अविरोधी युग्म का आलेख कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी। आश्रित या संगत युग्म का आलेख कैसा बनेगा, संपाती। विरोधी या असंगत युग्म का बताइए कैसा बनेगा आलेख, तो समांतर। ये बात आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको आप जो है ना नेग्लेक्ट नहीं करके चल सकते हैं एकदम, ये बहुत भिगिया ही है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम अब इसको हल निकालना सिखाएंगे, और उसके लिए अलग अलग नियम भी दिए गए हैं, तो उन सब पे चर्चा होगी। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।